हाय। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनको हम प्रिंट कैसे करवाते हैं। हमने ये इतना सब देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि ये हमारा डेटा टाइप होता है, जिस तरह का हमने वेरिएबल बनाना है उसके बाद हमारा क्या आता है, नेम होता है वेरिएबल का, और उसमें अगर हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम कर देते हैं। अगर हमको सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, बट अभी तक ए में कोई वैल्यू नहीं होगी। हम इसके बारे में भी आगे सारा देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारे ए में क्या था, 10 था। फिर हम अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में एक डाउट आया था कि फ्लोट एंड डबल को मैं थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फ्लोट एंड डबल के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद देखेंगे हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है हमारी मेमोरी में। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं एक फ्लोट वेरिएबल लेने वाला हूँ। लेट्स से मैं फ्लोट का इसका नाम रख लेता हूँ एफ, और इसमें मैं वैल्यू असाइन करने वाला हूँ let's say 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या किया, डेसिमल के बाद 15 डेसिमल प्लेसेस तक की डेसिमल प्लेसेस लिए हैं, डिजिट लिए हैं। सिमिलरली मैं क्या करने वाला हूँ, डबल में डबल, उसके बाद मैं इसको रख देता हूँ डी। मैं सेम ही वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें 2 कर देता हूँ, 2 पॉइंट समथिंग। ओके, तो मैंने ये 2 वेरिएबल ले लिए हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो फ्लोट का साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है, एंड डबल का साइज होता है 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, एंड इसलिए फ्लोट क्या कर सकता है, फ्लोट 7 डेसिमल प्लेसेस तक की प्रिसीजन को ही क्या करेगा, हमारा स्टोर करेगा। बट डबल क्या कर सकता है, डबल 15 डेसिमल प्लेसेस तक की प्रिसीजन को स्टोर कर सकता है। हम इसी में अभी वही देखने वाले हैं। अभी क्या करूंगा, मैं इन दोनों को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अगर मैं सी आउट करता हूँ एफ और उसके बाद स्पेस और उसके बाद डी। अगर आपको अभी ये नहीं समझ आ रहा कि मैं ऐसे मल्टीपल वैल्यूज कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, एफ उसके बाद स्पेस उसके बाद डी, हम ये सारा इनपुट एंड आउटपुट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, अभी के लिए मैंने क्या किया, एफ प्रिंट करूंगा पहले, उसके बाद एक स्पेस होगी, उसके बाद क्या प्रिंट करूंगा, डी प्रिंट करूंगा। ओके, तो हम इसको प्रिंट करते हैं। हमको पता है कि हम कैसे हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, G++, और उसके बाद हमारे वेरिएबल, उसका नाम प्रोग्राम का variable.cpp। मैंने बताया था कि अगर हमको एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम खुद से रखना है तो हम रख सकते हैं, कैसे ओ, और उसके बाद हम जो भी नाम रखना चाहते हैं, लेट्स से नेम, कुछ भी रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं रखना चाहते, हम डिफॉल्ट नेम ए यूज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ और मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है, जिसका नेम क्या बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ए होता है। तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसको। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, मेरे पास दोनों ही सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसने भी क्या किया, यहाँ पे सिर्फ आगे 2 का डिफरेंस है, बिकॉज हमने वो खुद से डाला है। यहाँ पे भी क्या प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 6 एंड 1 2 3 4 6। इनमें तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा हमको। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, आउटपुट आनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग, ऐसा कुछ, जिसमें हमको ज्यादा प्रिसीजन मिलनी चाहिए थी। बट इसने क्या आउटपुट किया है, इसने किया है 1 2 3 4 6, इसमें भी सेम किया है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है, हमारा कंपाइलर होता है, वो क्या आउटपुट हमको मैक्सिमम 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही देता है। हमको यहाँ पे जो CMD में हमको आउटपुट दिखेगी, हमेशा मैक्सिमम कितने की दिखेगी, 5 तक की दिखेगी। अगर हमको पूरी प्रिसीजन जाननी है कि हाँ उसका एग्जैक्ट स्टोर क्या हुआ पड़ा है, तो हम कैसे जान सकते हैं, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। उसके लिए हम करेंगे सी आउट, हमारे पास एक सेट प्रिसीजन नाम का फंक्शन होता है, सेट प्रिसीजन। ओके, यहाँ पे हम प्रिसीजन सेट कर सकते हैं, हमको कितनी प्रिसीजन चाहिए। लेट्स से मैं दोनों के ही 15 रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने 15 कर दी, और उसके बाद मैं एफ को प्रिंट कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यू लाइन में एंडल, सिमिलरली मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, डी को प्रिंट करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, डी को प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। सो इसको कंपाइलर रन करते हैं, G++ variable.cpp। यार यहाँ पे हमको एरर मिल गई कि हम सेट प्रिसीजन हमें डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, डिक्लेयर नहीं किया हुआ।
तो सेट प्रिसीजन हमारा जो होता है वो आयोस्ट्रीम हेडर फाइल में इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हमने बात की थी कि सब डेफिनेशन आयोस्ट्रीम में नहीं होती, हमको अलग अलग हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी हमको, हैश इंक्लूड आयो मैनिप, ठीक है। हमको ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी सेट प्रिसीजन को वर्क करने के लिए। तो हम दोबारा से कंपाइल करते हैं। तो यार अभी हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, बिकॉज हमने हेडर फाइल वो वाली इंक्लूड कर ली है जिसमें सेट प्रिसीजन की डेफिनेशन पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, वापस से प्रिंट करेंगे उसको। तो अभी हम क्या देख सकते हैं कि दोनों ही 15 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट कर रहे हैं। कुछ स्ट्रेंज है ना, चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे इनपुट में एफ में क्या था, ये एफ की वैल्यू है, ठीक है। ये एफ की वैल्यू है, ये हमारे पास डी की वैल्यू है, बिकॉज हमने पहले क्या प्रिंट करवाया एफ, देन क्या प्रिंट करवाया डी प्रिंट करवाया। तो एफ की वैल्यू में क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो सही है। बट उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 7 8 वहां पे कुछ रैंडम ही प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कुछ रैंडम ही आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं डबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 6, यहाँ पे हमारे पास जो हमको चाहिए था पूरी प्रिसीजन, सारी प्रिसीजन आ रही है। बट फ्लोट में क्या होगा, फ्लोट में यहाँ तक ही उसने सेट किया, ठीक है। 6 तक तो उसने ठीक किया, बट जो 7 डिजिट है उसने क्या कर दिया, राउंड अप करके उसको 8 कर दिया। दैट मीन्स वो सिर्फ 7 डिजिट तक ही प्रिसीजन को रख सकता है, उसके बाद वो नहीं करेगा। सेट प्रिसीजन ने ट्राई प्रिंट करने का ट्राई किया था, बट उसने कुछ भी रैंडम डेसिमल के बाद डेसिमल डिजिट प्रिंट कर दिए। यहाँ पे हमको डबल में क्या देखने को मिल रहा है, डबल में हमको पूरी की पूरी वैल्यू देखने को मिल रही है जो हमने स्टोर की थी, ठीक है। तो यार ये था हमारा फ्लोट और डबल में कंप्लीट डिफरेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ इसमें डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हमारा डेटा हमारा मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, ठीक है। तो मेमोरी ना हमारी यार ऐसे नहीं होती कि एक सिंगल पूरी स्पेस है, हमने कुछ भी कहीं भी डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी मेमोरी ना एक प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइड की हुई है पूरी। और जैसे हमारे पास क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, लो एड्रेस टू हाई एड्रेस। हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। हमारा जो भी डेटा होता है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ 10 स्टोर कर लिया तो 10 क्या हो जाएगा, सीधा के साथ 10 जाके यहाँ पे मेमोरी में क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा मेमोरी जो हमारी होती है, मेमोरी में हमेशा बाइनरी फॉर्मेट ही स्टोर होता है, ओके। हमारी मेमोरी में क्या स्टोर होगा, ओनली बाइनरी फॉर्मेट। अगर 10 है तो 10 पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, वो मेमोरी में स्टोर होगा। हम बाइनरी नंबर वगैरह में बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये डिफरेंट जो सेगमेंट्स है मेमोरी, ये सेगमेंट्स में डिवाइड की हुई है, ये क्या क्या है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेमोरी जो हमने डिवाइड किया है, ये फिजिकल सेगमेंट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने टेक्स्ट सेगमेंट के लिए कुछ अलग चिप लगा रखी है, डेटा के लिए कुछ अलग लगा रखी है। ये सिर्फ लॉजिकल पार्टीशनिंग होती है हमारी, ओके। ये लॉजिकल सेगमेंट्स है। तो पहले टेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट सेगमेंट हमको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेक्स्ट सेगमेंट है। इसको हम कोड सेगमेंट भी बोलते हैं। जो भी हमारा कोड होता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी, कहाँ पे स्टोर होती हैं, सारी इस टेक्स्ट सेगमेंट में स्टोर होती हैं। और उसके बाद आता है हमारा इनिशियलाइज्ड डेटा, ठीक है। जितने भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ओके, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो, और ठीक है, चाहे वो नॉन स्टैटिक हो, दैट मीन्स हमने सिंपल इंट लिख दिया। हम स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमको सिंपल वेरिएबल्स के बारे में पता है। जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, दैट मीन्स मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन किए होते हैं, जहाँ पे हमने हैश इंक्लूड हैश वहाँ पे लिखा, प्री प्रोसेस स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस वहाँ से लिखा होता है। वहीं पे हमने क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। वो सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज डेटा में। और उसके बाद आता है अनइनिशियलाइज डेटा, BSS, ठीक है। हम इसमें कौन से वेरिएबल आते हैं, इसमें आते हैं जो अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किए, या फिर हमारे लिए कंपाइलर ने क्या किया है, कुछ वेरिएबल हमको 0 से इनिशियलाइज करे होते हैं, ठीक है। वो सारे हमारे कहाँ से, जो भी वेरिएबल हमने नहीं इनिशियलाइज किए, लेट्स से मैंने सिर्फ लिख दिया इंट a, मैंने कुछ उसमें इनिशियलाइज नहीं किया, तो वो सारे वेरिएबल कहाँ पे आएंगे, हमारे यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आता है हमारा मेन पार्ट। यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल जो भी हम लोकल फंक्शन में वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जितने भी, वो सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक होता है स्टैक, एक होता है हीप। हीप के बारे में हम
अगली वीडियोस में देखेंगे जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए हम स्टैक देखते हैं। हमारे जितने भी वेरिएबल होते हैं हमारे स्टैक में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई इंट ए वेरिएबल बनाया क्या होगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। अब स्टैक क्या होता है? यार हमने सभी ने देखा होगा कि हम जब एक स्टोन के ऊपर स्टोन ऐसे रख देते हैं, या फिर सीडीज होती हैं, सीडीज को हमने ऐसे एक ऊपर एक रख दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ टॉप वाला ही उठा सकते हैं, तो हम उसको स्टैक बोल देते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता था तो मैंने बता दिया। तो स्टैक हमारा क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आएगा। तो हमारे जो वेरिएबल होते हैं, जो हमने लेट्स से इंट ए डिक्लेयर कर दिया, फिर बी डिक्लेयर कर दिया, वो स्टैक में पुश होते रहेंगे। पुश होने का मतलब क्या, पहले सबसे पहले अगर मैंने ए डिक्लेयर किया, पहले सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर बी, फिर सी, ऐसे वेरिएबल स्टोर होते रहते हैं स्टैक में। और उसके बाद हमारा जो हाई एड्रेसेस आते हैं सबसे, उस वहां पे हमारे स्टोर होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये पूरा अलग से एक टॉपिक है, ठीक है। अभी के लिए ये देखो कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, स्टैक में होते हैं। और जो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं, इनिशियलाइज्ड डेटा में। और जो हमने इनिशियलाइज नहीं किया अभी तक, वो सारे कहाँ पे होंगे, अनइनिशियलाइज्ड डेटा में। यहाँ तक आई होप समझ आ गया। तो और उसके बाद हमारे पास आता है, लेट्स से हम देखते हैं कि हमने वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर दिए हैं तो वो स्टैक में कैसे आएंगे। ओके, लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने एक इंट आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। तो आई वेरिएबल क्या होगा, वहां पे हमारे पास स्टैक में पुश हो जाएगा। दैट मीन्स उसको मेमोरी में स्पेस मिल गई है। मेमोरी हमारी एक तरह से स्टैक हमारा मेमोरी ही होती है, वहां पे क्या होगा, हमारा आई को मेमोरी मिल चुकी है। और उसके बाद अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फ्लोट एफ, तो वो भी क्या होगा, उसको भी मेमोरी मिल जाएगी एफ, उसको भी स्टैक में मेमोरी मिल जाएगी। और हाँ यार एक बात और, मैं यहाँ पे स्टैक हम देख रहे हैं हाई एड्रेसेस ऊपर है, लो एड्रेसेस कहाँ नीचे है। तो स्टैक क्या जा रहा है, हाई एड्रेस टू लो एड्रेस जा रहा है। दैट मीन्स अगर पहला वेरिएबल 10 पे स्टोर हुआ है, दूसरा कहाँ पे होगा, 9 पे स्टोर होगा। बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक को नीचे से ऊपर दिखा रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास पहले लो में स्टोर हो रहा है, फिर हाई में। एक्चुअल में हमारे पास स्टोर कैसे होते हैं, पहले हाई एड्रेस में स्टोर होगा, ओके पहले हाई एड्रेस में स्टोर होगा हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे, उसके बाद हम नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे लो एड्रेस में, फिर उससे लो एड्रेस में, ऐसे स्टोर होते रहते हैं। मैं यहाँ पे स्टैक को फॉर और अंडरस्टैंडिंग हम क्या देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमारे पास आता है, लेट्स से हमने कोई डबल डी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो वो भी क्या होगा, स्टैक पे ऊपर आ जाएगा, उसको भी मेमोरी मिल जाएगी। और उसके बाद लेट्स से मैंने एक वूल नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको भी मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ तक समझ आ गया है, आई होप तुम लोग को समझ आ चुका है। बट एक डाउट अभी भी रहता है यार, मेरे मन में तो आता है कि IFBD, मैंने पहले ही बोला है कि ऐसा कुछ इंग्लिश नहीं स्टोर होती हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। वहां पे कहीं मेमोरी लोकेशन पे ये नहीं लिखा होता कि हाँ ये आई लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे F लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है। अगर हमारी मेमोरी है तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरी यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये एक मेमोरी लोकेशन है। अगर इस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि हाँ ये ए को बिलोंग कर रही है, ये मेमोरी किसको बिलोंग कर रही है, ए को बिलोंग कर रही है, ऐसा वहां पे कुछ नहीं लिखा होता। वहां पे हमारी मेमोरी में सिर्फ 1s एंड 0 स्टोर होती है। तो अगर हम बाद में वेरिएबल यूज करते हैं तो ये हमको पता कैसे लगता है कि हम वेरिएबल जो यूज किए हैं हमने उसका नाम क्या है। लेट्स से मैंने पहले बी डिक्लेयर किया, उसके बाद मैं बी यूज भी कर रहा हूँ, तो हमको नाम से कैसे पता लग गया कि हाँ वहां जाके हमने उस मेमोरी लोकेशन पे जाके हमने वेरिएबल की वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या होता है हमारे पास, उसके लिए होता है हमारे पास सिंबल टेबल। देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंबल टेबल, ठीक है, सॉरी सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल में क्या होता है, हमारे पास हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग उसका सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे आई के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 100 स्टोर है कि 100 लोकेशन पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल वहां पे उसका डेटा पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको कोई वेरिएबल का डेटा चाहिए होता है, पहले हम सिंबल टेबल में देखते हैं, हमारे पास यहाँ भी सारी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। सिंबल टेबल के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लेट्स से मैंने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो सिंबल टेबल में उसके करस्पॉन्डिंग एक एंट्री हो जाएगी कि हाँ उसका ऑफसेट 100 है। अभी ऑफसेट में मत जाना। तो दैट मीन्स ए कहाँ पे, आई कहाँ पे स्टोर है, हमारा 100 लोकेशन पे स्टोर है। तो क्या करेंगे, हम 100 लोकेशन पे जाएंगे मेमोरी में, और हम क्या करेंगे, आई का डेटा ले आएंगे। और उसके बाद एफ सिमिलरली फॉर एफ में क्या करेंगे, 104 लोकेशन पे जाएंगे, वहां से हम अपना डेटा ले आएंगे।
ओके, आई होप तुम लोग को ये समझ आ गया। मैं कंपाइलर के डिजाइन में, ये सिंबल टेबल सारे कंपाइलर के डिजाइन में पढ़ते हैं, मैं उसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता। अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि सिंबल टेबल में हम कैसे हमारे सिंबल की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी किसी को भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू यार।